ओसीडी की साइकोथेरेपी के 3 स्टेजेस क्या होते हैं? ओसीडी का जब आप इलाज ले रहे हैं थेरेपी की मदद से, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की मदद से जब आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं जिसमें कि पेशेंट्स ठीक हो पाते हैं। ये 3 स्टेजेस पेशेंट्स में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, जिसको कि समझना ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर हो कि जब आप थेरेपी लेने जा रहे हैं या अगर आपने शुरू भी की है, तो आप किस तरह से ठीक होंगे। तो ओसीडी में ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं, कंपल्सिव एक्ट होते हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स वो होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, इंट्रूसिव थॉट्स होती हैं, पेशेंट के मन में आती हैं, पेशेंट उन्हें भगाने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, पर वो विचार रुकते नहीं। इनफैक्ट जिन विचारों को वो चाहता है कि वो रुक जाएं, वही विचार दौड़ दौड़ के मन में आते हैं। तो इसी तरह से वो थॉट्स अनवांटेड बन जाती हैं, मतलब ना चाहते हुए भी आती हैं। ऐसे में पेशेंट को बहुत एंग्जाइटी होती है और वो उन्हें दूर भगाने के लिए कुछ एक ऑल्टरनेटिव स्टाइल बना लेता है, जिसको कि कंपल्जन कहते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए ऑब्सेसिव थॉट को शांत करना आसान हो जाता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, ये कंपल्जन कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कंपल्जन करता है थोड़े टाइम के बाद फिर से ऑब्सेसिव थॉट आती है, फिर से वो कंपल्जन करता है। इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है। अब जैसे जैसे ओसीडी खिंचता जाता है, मतलब उसका इलाज नहीं हो रहा, वैसे वैसे पेशेंट पाता है कि उसके थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। मतलब पहले जहां 2-4 बार ही वो ऑब्सेसिव थॉट्स एक्सपीरियंस करता था, पर धीरे धीरे वो 10, 20, 50 दिन में कई बार वो ऑब्सेसिव थॉट्स एक्सपीरियंस करेगा और उनके कंपल्जन के ट्रैप में फंस जाएगा। अब इस तरह की बीमारी के लिए ईआरपी की एक टेक्निक सजेस्ट की जाती है, जिसमें कि पेशेंट को धीरे धीरे अपने फियर्स के साथ एक्सपोज कराया जाता है। ईआरपी मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। रिस्पॉन्स बेसिकली हम कंपल्जन को ही कहते हैं, तो कंपल्जन का प्रिवेंट करना मतलब कंपल्जन जो कर रहा है उसको मना किया जाए, उसको रोका जाए, और साथ ही जिस चीज से डर लग रहा है उससे उसका एक्सपोजर करना। धीरे धीरे पेशेंट जब कंपल्जन को दूर करेगा, उसको एंग्जाइटी आएगी, और जब वो एंग्जाइटी को टॉलरेट करना सीखेगा तो उसका ओसीडी चला जाएगा। ये तो होता है बेसिक आइडिया, बेसिक तरीका। पर इसके अंदर कुछ और भी चल रहा होता है। पेशेंट का कॉग्निशन, पेशेंट की थॉट्स में कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म चल रहे होते हैं, जिसको समझना जरूरी है ताकि और डिटेल में और गहराई से समझा जाए कि पेशेंट ठीक कैसे होता है। अक्सर पेशेंट्स को लगेगा ठीक है, मैं एक्सपोजर करूंगा, धीरे धीरे मैं उस चीज का सामना करूंगा, एंग्जाइटी चली जाएगी और मुझे वो थॉट बॉदर करनी बंद कर देगी। मतलब अब वो विचार भी नहीं आएगा और वो चीज मुझे परेशान नहीं करेगी। बात ठीक है, ऐसा ही होता है, पर इसके अंदर 2 स्टेजेस और शामिल होते हैं। ईआरपी करते दौरान पेशेंट कुछ चीजों को तो आसानी से हैंडल करना सीख जाता है, मतलब कुछ सिम्टम्स को वो धीरे धीरे दूर कर लेता है, पर कुछ सिम्टम्स उसके बने रहते हैं। धीरे धीरे पेशेंट लर्न करता है, सीखता है कि कैसे बड़े सारे जो उसके बिहेवियर्स हैं या जिन जिन जगहों से उसको ऑब्सेशन आ रहा है, डर लग रहा है, धीरे धीरे वो उन सब चीजों का सामना करके अपनी एंग्जाइटी को दूर करता है। पहले आसान चीज से शुरू किया जाता है, फिर मुश्किल स्टिमुलस से उसको एक्सपोजर दिया जाता है। मुश्किल आसान मतलब जहां उसको ज्यादा एंग्जाइटी होती है या कम एंग्जाइटी होती है। तो जहां थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होगी वो आसान एक्सपोजर होगा, जहां ज्यादा एंग्जाइटी होगी वो एक्सपोजर करना मुश्किल होगा। तो धीरे धीरे पेशेंट को सीखना पड़ता है कि कैसे वो इस एंग्जाइटी को टॉलरेट करे, क्योंकि जब वो कंपल्जन नहीं करेगा तो एंग्जाइटी होगी। इसीलिए शुरुआत की जाती है उन स्टिमुलस से जहां से एंग्जाइटी कम हो, ताकि उसको टॉलरेट करना आसान होगा। पेशेंट सीख जाएगा, समझ जाएगा कि ईआरपी कैसे करनी है, और धीरे धीरे जब वो तैयार हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो वो उन सिचुएशन का भी एक्सपोजर कर पाएगा जहां उसको ज्यादा डर लगता है। इस तरह से पेशेंट कॉन्फिडेंट होता है और अपना इलाज पूरी तरह से ले लेता है। अब ये जो एंग्जाइटी को सहन करने की जो आदत है, जिसकी वजह से वो जो स्टिमुलस है जिससे कि उसको एंग्जाइटी होती है, और जैसे जैसे वो ईआरपी में आगे बढ़ता है उसकी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, इसे कहा जाता है कि पेशेंट के दिमाग में हैबिचुएशन हो गई। हैबिचुएशन एक मैकेनिज्म है, मतलब पेशेंट की अब हैबिट बन गई उस चीज को एक्सपोज करने की। क्योंकि इलाज से पहले पेशेंट जो था वो उस स्टिमुलस से बचता था। जैसे मान लीजिए गंदगी है या कोई ऐसा चाकू है जिससे उसको हार्म ओसीडी है, तो वो डर लगता है, तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करता था, किसी तरह से प्रयास करता था कि मुझे उस सिचुएशन का या उस थॉट का सामना ना करना पड़े। तो ये जो अवॉइडेंट बिहेवियर थे जिसकी वजह से पेशेंट का ओसीडी बना रहता था, इन अवॉइडेंट बिहेवियर्स को हटाकर उसका एक्सपोजर करके धीरे धीरे पेशेंट की आदत बनाई जाती है, और उसे वो चीज जो उसे एंग्जाइटी देती थी अब वो उसे एंग्जाइटी देना बंद कर देती है। इसे कहते हैं कि पेशेंट का हैबिचुएशन हो गया, और ये हैबिट बनने से ही पेशेंट जो है वो ओसीडी से बाहर आ पाता है। अब होता क्या है, जब आप थेरेपी लेना शुरू करते हैं, शुरुआत में कई लोगों के लिए ये पूरा ईआरपी का प्रोसेस फॉलो करना बड़ा मुश्किल लगता है। उनको तो डर ही लगता है कि अरे ये कैसे करेंगे, हम जिस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं आप वही चीज कराए जा रहे हो।
पेशेंट को लगता है कि थेरेपिस्ट शायद ठीक से उनका इलाज नहीं कर रहा, थेरेपिस्ट जो है वो उनको गलत चीज़ें करा रहा है, वो तो उनको और ज़्यादा डरा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि एक्सपोजर एक्सरसाइज करने के 1-2 सेशन के बाद पेशेंट्स की एंग्जाइटी बढ़ भी जाती है और इस वजह से कई पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। हालांकि ठीक है, डॉक्टर बदला जा सकता है या थेरेपिस्ट से बात करके थोड़ा आसान बनाया जा सकता है थेरेपी को, पर ज्यादातर पेशेंट जब थेरेपी शुरू करते हैं तो अक्सर वो थेरेपी छोड़ देते हैं। धीरे धीरे जब उन्हें समझ में आता है कि ईआरपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो ही वो मोटिवेट हो पाते हैं ईआरपी करने के लिए। तो शुरुआत में जब आप थेरेपी लेना शुरू करते हैं तो पेशेंट को सबसे पहले थेरेपी के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। उसको समझना होता है कि थेरेपी काम कैसे करेगी, ओसीडी में कैसे वो एंग्जाइटी को फेस करके वो अपने कंपल्जन दूर करके अपने ओसीडी को दूर भगाएगा। जब वो सारा कंसेप्ट बनाता है, धीरे धीरे खुद को प्रिपेयर करता है, तो उसको एक एक्सरसाइज के तौर पर ओसीडी को दूर करना सिखाया जाता है। मतलब जैसे एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है लेबोरेटरी में और फिर फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि देखा जाए कि वो एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में कितना एप्लीकेबल है, उसी तरह से शुरुआत में पेशेंट को इन विट्रो एक्सरसाइज कराई जाती है। इन विट्रो मतलब जो लैब में कराई गई है, लैब का मतलब है डॉक्टर के क्लिनिक पर। जब इस तरह से पेशेंट एक्सरसाइज करना सीखता है, धीरे धीरे उसको समझ आता है कि वो कैसे अपनी एंग्जाइटी टॉलरेट कर सकता है और कैसे उसके दिमाग से वो फियर जाता है। फिर वो घर पर भी उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करता है, पर अभी तक वो अपने इन स्टिमुलस से जो हैंडल कर रहा है वो केवल एक एक्सरसाइज के तौर पर हैंडल कर रहा है। अभी वो बहुत ज्यादा अपने डे टू डे लाइफ के जो स्टिमुलस आते हैं, जो रैंडम होते हैं, उनका सामना करने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उसको स्टिमुलस मिलता है, जहां से भी उसको एंग्जाइटी आती है, वो रैंडम हो सकता है, वो कहीं से भी आ रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, आसपास से उसको गंदगी महसूस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको वो रैंडमली एक्सपोज हो जाता है, जिसके लिए वो डरा रहता है। और अक्सर पेशेंट को लगता है कि एक्सरसाइज तो कर ली, बट रियल लाइफ में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ओसीडी को हैंडल करना। तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है पेशेंट को कि शुरुआत में आपको एक्सरसाइज की तरह करना होगा। शुरुआत में आपको लैब में, मतलब डॉक्टर के क्लिनिक में और घर पर जाकर केवल अपनी एक्सरसाइज पे फोकस करना है, बाकी के चाहे आपके सिम्टम्स बने रहें। क्यों? क्योंकि जो थेरेपी होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है। धीरे 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 आप अपनी ताकत बढ़ाते हो, अपनी क्षमता बढ़ाते हो ईआरपी करने के लिए। इसीलिए आपको एक होमवर्क की तरह एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, भले ही आपके बाकी सिम्टम्स बने रहें। एक बार जब आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाते हो, उसके अंदर थोड़े एक्सपर्ट बन जाते हो, आप ऐसा पाते हो कि आप पहले छोटी एंग्जाइटी वाले सिम्टम्स को हैंडल करते थे, अब आप बड़ी एंग्जाइटी के सिम्टम्स को भी हैंडल करना सीख जाते हो। पर अभी भी ये जो सारी जो टेक्निक्स आप लगा रहे हो, ये एक एक्सरसाइज के तौर पर लगा रहे हो। इसके बाद आता है सेकंड स्टेज। धीरे धीरे जब आप उस एक्सरसाइज में अपनी एंग्जाइटी को कम करना सीख जाते हो, तब आप जब रियल वर्ल्ड में भी उस चीज से एक्सपोज होते हो, तब आप ऐसा पाते हो कि अब आप उन सिचुएशंस का ज्यादा आसानी से सामना कर पा रहे हो, क्योंकि दिमाग में चीज बैठ चुकी है, दिमाग में एक्सरसाइज की मदद से बैठ चुका है कि मैं इस सिचुएशन को अब हैंडल कर सकता हूं। तो जब भी आपको रैंडमली उस सिचुएशन को फेस करना होता है या जो विचार आते हैं, अब आपको लगता है ये तो टॉलरेट किए जाने लायक है, आसानी से इनको हटा सकता हूं। धीरे धीरे आप पाते हो कि अब आप डे टू डे लाइफ में ज्यादा आसानी से उन सिचुएशंस का सामना कर पा रहे हो जो आपको एंग्जाइटी देती है। एक समय पर जो सिचुएशंस आपको इतनी ज्यादा एंग्जाइटी देती थी कि आप अटक जाते थे, कंपल्जन करते रहते थे, अपने काम छोड़ देते थे, कई घंटों तक कंपल्जन करते थे, अब आप अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हो और अब आप अपनी फंक्शनिंग को मेंटेन करने लगते हो। दिन भर के काम आपके होने लगते हैं, क्योंकि दिमाग में जब एंग्जाइटी आती है अब आप उसको टॉलरेट कर रहे हो। हालांकि एक अनइजीनेस बनी हुई है, एक बेचैनी परेशानी बनी हुई है, पर अब आप उसको जल्दी माइंड से हटा पाते हो, क्योंकि आप कंपल्जन को हटाना सीख चुके हो, क्योंकि आप एंग्जाइटी को हैंडल करना सीख चुके हो। अब आपको समझ आ गया है कि ये दिमाग में जो भी चल रहा है ये सिर्फ ओसीडी है। अब आप उसकी रियलिटी में बिलीव नहीं करते। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं कि आपको सच में कोई खतरा है या नहीं है। अब आपको लगता है कि हाँ, इस चीज़ का तो मैं सामना कर सकता हूँ, मेरे को क्लैरिटी आ चुकी है, मैं खूब पढ़ लिया, जान लिया, डिस्कस कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, सब हो गया, समझ में आ गया। अब वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपका ध्यान कैप्चर करती हैं, अब आप उनका सामना कर पा रहे हैं। पर अभी भी दिमाग जो है वो स्टिमुलस के बीच फर्क करना जानता है। ध्यान दें, ओसीडी में जिन चीजों से आप डरना शुरू करते हैं, दिमाग बड़ा सेलेक्टिवली उन चीजों पर फोकस करने लगता है, पकड़ लेता है अपने एनवायरनमेंट में से, अपने विचारों में से उन विचारों को पकड़ लेगा और कहेगा अरे ये विचार नहीं आना चाहिए था। तो एक सेलेक्टिव अटेंशन प्रोसीजर काम कर रहा होता है। मतलब आपने अपने उस स्टिमुलस को, उस थॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की वजह से ही उसमें एंग्जाइटी जुड़ी है। और ये जो आपने इंपॉर्टेंस दिया है, आपने उस थॉट को, उस बिहेवियर को बहुत ही सिंगल आउट कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया। अब आपकी बाकी की लाइफ एक तरफ और वो स्टिमुलस, वो थॉट और वो एनवायरनमेंट में मिलने वाला जो ट्रिगर है वो एक तरफ।
ये विभाजन हो गया, ये एक सेपरेशन हो गया। जब आप ईआरपी करते हो ये सेपरेशन मौजूद होता है। अभी भी आपको पता है कि हाँ, कुछ चीजें मुझे डराती हैं, कुछ थॉट्स मेरे को नहीं आनी चाहिए। अनवांटेडनेस के प्रति अभी भी आप सेंसिटिव हो। जब आप अपने रियल वर्ल्ड में एंजाइटी टॉलरेट करना लगते हो, आपको लगता है कि हाँ, अब मैं कर पा रहा हूं, अब छोटे मोटे चीजें मुझे परेशान नहीं करती, मैं अटकता नहीं हूं, ज्यादा देर नहीं लगाता, पर परेशान जरूर हो जाता हूं, क्योंकि दिमाग अभी भी फर्क करना जानता है। पर जब आप इसको कंटिन्यू रखते हो, जब आप इसी तरह से ईआरपी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, डे टू डे लाइफ में उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो, और उसको अपने नज़र से जाने दे रहे हो, ज़्यादा उसको अटेंड नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे उसमें, धीरे धीरे आपका दिमाग समझ जाता है कि अब इस सिचुएशन से डरने का मतलब ही नहीं बनता। अब ये चीज़ें, अब ये थॉट्स डराती नहीं, बेकार की थॉट्स हैं, जैसे बाकी की थॉट्स आती हैं ऐसी ये थॉट आ रही है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। धीरे धीरे आपका दिमाग फर्क करना बंद कर देता है। स्टिमुलस कैसा भी हो, थॉट कैसी भी हो, अब आपको सारी थॉट्स एक जैसी दिखाई देती हैं। अब आपको लगेगा कि अच्छा, ये वाली थॉट आई, ये भी एक विचार था, ये सेक्सुअल या रिलीजियस थॉट आई, ये भी वैसा ही था, सारे विचार एक जैसे हैं, सब तो एक थॉट ही होता है, थॉट से आगे तो कुछ भी नहीं, रियल में तो कुछ होने वाला नहीं है, जिस चीज का डर लग रहा है वो तो होगा नहीं, तो मैं बड़े आराम से इन थॉट्स को फेस कर सकता हूं, ये जो भी स्टिमुलस आ रहा है इसको हैंडल कर सकता हूं या कर सकती हूं। मतलब अब आपका हैबिचुएशन होना शुरू हो गया। सेकंड स्टेज पर ही आपका हैबिचुएशन शुरू हो चुका है, आप ज्यादा फंक्शनल हो गए हो। पर तीसरे स्टेज तक आते आते आपका दिमाग फर्क करना बंद कर देता है। अब आप उस थॉट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, अब आपके लिए वो ऑब्सेसिव थॉट बहुत मीनिंग नहीं रखती। अब आपको लगता है आ गई चली गई, जो करना है ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब ओसीडी से बाहर आ चुका हूं। ये वो स्टेज होता है जब आप सही मायने में ओसीडी से पूरी तरह से बाहर आते हो। इस स्टेज पर आपका ओसीडी क्योर हो गया। तो दो चीजें हो रही हैं, एक हैबिचुएशन हो रहा है, धीरे धीरे एंजाइटी कम हो रही है, स्टिमुलस के प्रति आपकी सेंसिटिविटी कम हो रही है। दूसरा, आपका दिमाग फर्क करना बंद कर देता है स्टिमुलस के बीच। इस तरह से तीन स्टेजेस में आपकी थेरेपी होती है। और ये जो दूसरा स्टेज बताया, इसको हम इन वाइवो स्टेज कहेंगे। मतलब आप रियल वर्ल्ड में अब ईआरपी को अप्लाई कर रहे हो। तो एक लेबोरेटरी वर्क था, क्लिनिक में था, एक्सरसाइज थी, दूसरा आप रियल वर्ल्ड में टॉलरेट करना सीखते हो। धीरे धीरे आप अपनी एंजाइटी को दूर भगा देते हो। अब आप अपने एनवायरनमेंट में फ्रीली नेविगेट कर सकते हो, आराम से घूम सकते हो, कोई भी विचार आ रहा है कोई टेंशन नहीं, आसपास की चीजें अब आपको तंग नहीं करती, अब आप ओसीडी से फ्री हो चुके हो। इस तरह से तीन स्टेजेस में आप अपने ओसीडी को दूर भगाते हो। मैक्सिमम पेशेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, पर इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है और आपको डेडिकेशन के साथ, पूरी समझ के साथ अपनी एक्सरसाइजेस करनी होंगी, नहीं तो ओसीडी दूर नहीं भागेगा। हाँ, कुछ लोगों के लिए थोड़ा इजी होगा, जल्दी वो ये तीन स्टेजेस पार कर लेंगे, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर आप थेरेपिस्ट की गाइडेंस से या जो भी आपको आइडियाज हैं, समझते हो आप इन टेक्निक्स को, अगर एक बार आप धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्सपोजर की मदद से अपने को ठीक करना सीख जाते हो, तो आप पाओगे कुछ वक्त के बाद आप ओसीडी को दूर भगा दोगे। ओसीडी बच्चे जैसा हो जाएगा, ठीक है, था, हुआ था कुछ, चला गया, मुक्ति मिली ओसीडी से। तो इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। और अगर ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखें, फ्यूचर में बहुत कुछ होगा आपके दिमाग में, न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करेगी, धीरे धीरे दिमाग में जो हैबिचुएशन हो रहा है वो एक स्थायी, एक परमानेंट चेंज ले आएगी दिमाग के अंदर। तभी आप अपनी डे टू डे लाइफ सिचुएशंस में भी एंजाइटी फ्री रह पाएंगे। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को होने के लिए जरूरी होगा कि पहले आप अपनी एक्सरसाइजेस को समझकर करें। थोड़ा सा एफर्ट है, पर एक जरूरी एफर्ट है, फायदा जरूर होगा। इसलिए ओसीडी को समझ के, अपने सिम्टम्स को समझ के, जाने कि ऑब्सेशन क्या है, कंपल्जन क्या है, कैसे उसको धीरे धीरे दूर करना है। एक बार आप अपनी ताकत जुटाएंगे, एक बार आप पॉजिटिव रहेंगे, धीरे धीरे ओसीडी भाग जाएगा।